फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। राजगुरु और बटुकेश्वर वास्तव में भगवती भाई की इस हैरत को हकीकत का रूप देने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे और एक छत पर सेंध लगाए बैठे थे। राजगुरु निशानेबाजी में सेनापति आजाद के बाद दूसरे नंबर पर आता था और एक बार फिर जेफरी का सर उसके निशाने पर था। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी जेफरी खुशनसीब निकला। राजगुरु ट्रिगर दबाने ही वाला था कि रुक राजगुरु, शायद कोई आया है। अरे अब कौन आ गया है? भगत के पिता किशन सिंह। बापूजी, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद भगत से मिलने आए हैं। अरे बाप रे, साथ में भगवती भाई भी हैं। भाग यहाँ से, शायद सुखदेव ने चुगली कर दी। मर गए। चल 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 चल। इधर राजगुरु ने वापस अपनी गन अनलोड कर ली थी और उधर नीचे पुलिस स्टेशन के ठीक सामने इंस्पेक्टर जेफरी आप ही? यस आई एम। मैं अपने बेटे की जमानत देने आया हूँ। जमानत कोर्ट से मिलता है, थाना से नहीं। लेकिन आप हमें भगत से मिलने से नहीं रोक सकते। रोक सकता है, इसीलिए आप बाहर खड़ा है और इतना ही कानून जानता है। Then get an advocate। ठीक है, तो अब मुलाकात कल अदालत में ही होगी। वास्तव में अंग्रेज ना तो भगत का काकोरी से कोई लिंक साबित कर पाए थे और ना ही दशहरा बम कांड से। थक हार कर जज की कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े अंग्रेज को भगत की जमानत पर पॉजिटिव सिग्नेचर करने ही पड़े और फाइनली भगत घर वापस लौटा, जहां कुछ मुश्किलें उसका पहले से ही इंतजार कर रही थीं। तेवर तो देखो इसके, कहता है डेयरी पर नहीं बैठेगा। तेरी माँ और दादी ने तेरी शादी की जिद लगा रखी है, लेकिन मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। किसी की बेटी को विधवा करके मैंने घर नहीं बिठाना है। बापूजी रहने दीजिए ना, मैं समझाता हूँ इसे। सुखदेव और राजगुरु को भी समझा देना। अगर इस बार शिकायत आई तो टांगे तोड़ दूंगा। साली निकम्मी औलाद। यार, अंग्रेजों से लड़ना आसान है, पर बापूजी तो। छोड़ो ना भाई, ये बचपन से ऐसे ही हैं। अच्छा, उनके बचपन से या तेरे? अरे उनके बचपन से। वैसे तू साले डेयरी पर बैठने से मना क्यों कर रहा है? ड्रामा क्यों दिखाता है? अरे थोड़े ड्रामे नहीं दिखाऊंगा तो शक हो जाएगा, और मैं वैसे नहीं चाहता कि क्रांतिकारियों का दूध बंद हो जाए। कौन पीता है तुम्हारा दूध? भैंस का तो पीते हो ना। भगवती भाई देखो ये कैसे ड्रामे कर रहा है। कल इसने 1.25 लीटर दूध पी लिया है अकेले ने। माना कि ये मेरे बाप का माल है, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए ना। खैर, बकवास बंद, अब काम पर ध्यान दो। वो बंगाली बाबू जतिन दास बम फॉर्मूला देने को राजी हुआ या नहीं? अरे फट्टू है रे वो। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया होता ना तो अब तक लाल किला उड़ा देता। आई शपथ, असेंबली में बम फेंक देता मैं। लाल किला उड़ा देता, असेंबली में बम फेंक देता। अबे असेंबली में बम फेंकना इतना आसान है क्या? और सालों बकवास करने से क्या होगा? बम है तुम्हारे हाथ में। आएगा बम, और तब हम सोचेंगे कि उसे कहाँ फोड़ना है, लाल किला या फिर असेंबली। बस फिक्र इस बात की है कि इससे बापू बुरा मान जाएंगे। ये देखो गांधी जी के पालतू को, आने से पहले ही घबराता है कि बम फोड़ दिया तो बापू क्या कहेंगे। हाँ, पहले मैं ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब से जेफरी के हाथ की मार खाई है ना, और दशहरा बम कांड का इल्जाम लगा है मुझ पर, सोच रहा हूँ एक बम तो कहीं ना कहीं फोड़ ही देता हूँ। भगत और भगवती भाई का दिमाग आने वाले भविष्य में बम का फॉर्मूला अपने हाथ करने में व्यस्त था। बम का जो भी होना था वो बाद में होता, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न तो गांधी जी ने की थी और न ही क्रांतिकारियों ने। और इसकी शुरुआत अखबार की एक खबर से हुई। भगवती भाई, ये देखिए, ये क्या छपा है अखबार में। ये साइमन कमीशन अगर लागू हो गया तो भारतीय लोगों के अधिकारों के रूप में सिर्फ सांस लेना ही रह जाएगा। जानता हूँ, मगर इसको हम क्रांतिकारी नहीं बल्कि गांधी, नेहरू या जिन्ना जैसे लोग रोकेंगे। अगर कहीं अत्याचार होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। भगत, तुम क्या कहते हो? देखते हैं लाला लाजपत राय क्या करते हैं। अरे लाला जी को छोड़ो, तुम क्या करोगे ये बताओ। लाला जी उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लो जी, बम बनाने की सोच रखने वाले अब नारे लगाएंगे। कभी कभी बड़े मकसद के लिए बड़ों के पीछे चलना, उनसे कुछ सीखना भी जरूरी होता है बटुकेश्वर। लेकिन उससे पहले। लेकिन क्या? अभी हम सबको दिल्ली फिरोज शाह कोटला के खंडरों में जाना है। हैं? वहाँ क्यों? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन को नई ऊंचाई और एक नया नाम देने के लिए। मतलब? मैं समझा नहीं।
9 सितंबर 1928 यानी कल के दिन हम HRA को HSRA में बदलने जा रहे हैं। दिल्ली, कानपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, सभी जगह से HRA और दूसरे क्रांतिकारी दलों के क्रांतिकारी आज तुगलक फोर्ट में इकट्ठा थे। कुछ लोग इस अर्जेंट मीटिंग का कारण जानते थे और कुछ नहीं। कुछ लोग इस बात से भी नाराज थे कि खुद पार्टी के सेनापति आजाद वहां मौजूद नहीं थे। मेरे साथ बोलिए, क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरह डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं या पूर्ण स्वराज? कांग्रेस क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कहने को तो हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन सिर्फ नारेबाजी करके चुपचाप बैठ जाते हैं। हर बार कुचले दिए जाते हैं और एक बार फिर नई मीटिंग में शामिल होते हैं। बार बार मीटिंग्स ना करनी पड़े इसीलिए ये मीटिंग कर रहे हैं। तो इस बार क्या इरादा है? हम सभी कैसी आजादी चाहते हैं, ये सवाल ही बेईमानी है। और तुम पूछ रहे हो कि पूर्ण स्वराज चाहिए कि नहीं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आजादी की परिभाषा क्या है। अच्छा हुआ बंगाल के कुछ लोग नहीं आए, वरना और किरकिरी होती। अरे जिस सेना का सेनापति गायब हो, वो क्या ही कर सकती है? बातें आजादी की हो रही है। सेनापति आजाद किसी काम से बाहर गए हैं और उनकी ये चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है कि इस सभा में जो फैसला भगत करेगा वही सबके लिए मान्य होगा। विष्णुकर जी, इसके आगे मुझे लगता है अब आप बात ध्यान से सुनेंगे। तो फिर बताइए, क्या रूपरेखा बनाई है आपने? नई आजादी की और नए HRA की? ये हम सबको भगत बताएंगे। इस बार सभी खामोश हो गए थे। भगवती भाई के इशारे पर भगत ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। मेरे बड़े भाइयों और मेरे कॉमरेड्स, मुझे हम में से किसी के भी इरादों पर कोई शक नहीं है, मगर सिर्फ आजादी हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। जिस आजादी की डिमांड या कहें एक तरह से फरियाद अंग्रेजों से हमारे राजनेता कर रहे हैं, उसका स्वरूप एक भीख के लिए याचना करने से ज्यादा नहीं है। पालतू कुत्ते को भी इतनी आजादी होती है कि वो अपने घर के आंगन में घुमा फिरा करे, लेकिन इस हाल में न सिर्फ कुत्ता बल्कि उसके गले में बंधा पट्टा और खूंटे से बंधी जंजीर तक भी उसके मालिक की मर्जी की गुलाम होती है। ऐसा ही कुछ हमारे राजनेता हम हिंदुस्तानियों के साथ करना चाहते हैं। अगर डोमिनियन स्टेटस आ गया तो अंग्रेज हमारी सांसों पर भी जब चाहे लगाम लगा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम अब अंग्रेजों के साथ साथ अपनी ही कांग्रेस के खिलाफ जाकर खड़े हो जाएं? भूलिए मत, जिस दिन आपने क्रांति की शपथ ली थी उसी दिन आप उदासीन नेताओं और उनकी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। बातों को घुमाओ मत, अपना विजन बताओ। मेरा और HRA के उच्च पदाधिकारियों का सिर्फ एक ही विजन है, और वो ये है कि हम एक ऐसे आजाद हिंदुस्तान की रचना नहीं करना चाहते जिसमें इंसान इंसान में कोई फर्क हो, किसी तरह का कोई भेदभाव या ऊंच नीच हो। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो धर्म, जात, ऊंच नीच हर बंधन से आजाद हो। What a hypothetical thinking! आप तो इतिहास के अच्छे जानकार हैं विष्णुकर जी। जरा नजर घुमाकर देखेंगे तो मेरा सवाल आपको हाइपोथेटिकल नहीं लगेगा। उसके कुछ एग्जिस्टिंग उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। वही मार्क्सवाद का आलाप। अब तुम कहोगे पूंजीवाद समाज पर एक कलंक है। अरे भाई, आखिर जाना किस दिशा में चाहते हो? ना मार्क्सवाद ना पूंजीवाद। हमारा उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करने का है जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो। एक ऐसा समाज जिनकी राजनीति की कमान समाज के लोगों के हाथ में हो, ना कि सत्ताधारी नेताओं के। एक ऐसा समाज जिसमें कोई एक पार्टी, एक कंपनी, एक व्यक्ति अपनी तानाशाही कायम ना कर पाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सबसे पहले अपनी विचारधारा बदलेंगे। और इसीलिए HRA ने पहल करते हुए अपनी सोच में अतिरिक्त शब्द जोड़ दिया है, और वो शब्द है सोशलिज्म। और अब हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन आज के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहलाएगा, और यही विचारधारा वो पूरे समाज में फैलाएगा। और उसके लिए मुझे आप सब लोगों के साथ की जरूरत है। तो जो मुझसे सहमत है मेरे साथ बोलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।